नमस्कार आप सभी साथियों का एक प्रयास कल्पतरु बिहार के इस पेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एवं सुमित प्रकाश जी अधिवक्ता रांची हाई कोर्ट जिनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही कल्पतरु की एक प्रयास कल्पतरु की पूरी टीम को मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने का मौका दिया है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि लाइव ये स्टार्ट हो गया है, अभी तक सिर्फ 4 लोग जुड़े हैं, कुछ साथी और जुड़ जाएं तो जो आज का टॉपिक है या राजपूत भाई बाबा इज वॉचिंग। ओके, कुछ लोग और जुड़ जाएं तो स्टार्ट करती हूँ। गौरव शर्मा वॉचिंग जी, जय हिंद। एक कुमार अंकित राजपूत नमस्कार नमस्कार। राजपूत भाई बाबा नमस्ते नमस्कार। राहुल भारद्वाज वॉचिंग ओके। इंजीनियर कुमार अंकित राजपूत कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकित जी। VIP प्रचारक सहरसा राहुल सिंह आर वॉचिंग। मुकेश आपको हार्दिक स्वागत है। थैंक यू मुकेश जी। राहुल सिंह नमस्कार। सदब त्यागी ओके। VIP प्रचारक सहरसा संजय जी पीपल ओके। अभी 56 लोग जुड़े हैं। एटलीस्ट मैं चाहती हूँ कि करीब 200% आ जाएं, क्योंकि तभी जो भी हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस पर आधी अधूरी बात सुनने का कोई मतलब नहीं है। और हाँ, साथ ही साथ साथियों आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि इनका जो कल्पतरु पेज से मैं जुड़ी हूँ, इनका एक कैंपेन है S5 करके, तो आप लोग उसको सपोर्ट करें और इस पेज को भी आप लोग शेयर करें, जिससे जिस मुद्दे पर मैं बात करना चाह रही हूँ आप लोग सुन सकें। ओके। इंजीनियर शंकर सिंह कुशवाहा, अब वक्त आ गया है किसी भी सरकार को 2 साल तक समता पर रखा जाए। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि क्या सिर्फ सरकार ही निर्धारित करती रहेगी कि हमारी जो आम जनता है जो वोट करती है, जो एक्चुअल में संविधान के अनुसार मालिक है, तो उसके लिए सरकारें निर्धारित करेंगी कि वो संविदा पर रखेंगे या कैसे रखेंगे। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। उमेश तिवारी नमस्कार। सुशील बंसल वॉचिंग। सुजीत झा नमस्ते जी। मैंने 200 का प्रॉमिस किया था कि जैसे 200% होंगे मैं स्टार्ट करूँगी लाइव, लेकिन अभी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं करीब 300 लोग। यस, तो बाल कुमार मौर्य दीदी जी सादर प्रणाम। प्रणाम भाई। अजय सिंह, अमित कुमार, जय श्री राम, चंद्रेश सिंह वॉचिंग, मोनू गुड मॉर्निंग ओके। तो अभी करीब 350 लोग जुड़ चुके हैं। तो इस पेज का मैं उद्देश्य बताती हूँ। जिन लोगों ने मुझे जिनका मैंने नाम लिया, सुमित प्रकाश जी जो अधिवक्ता हैं और इनकी पूरी टीम का, कि इन्होंने मुझे आमंत्रित किया है अपने इस पेज पर। तो इस पेज का जो प्रयास है, जो इनका उद्देश्य है, वो है कि बिहार ये एक सामाजिक संगठन है जो बिहार में अभी कार्य कर रहे हैं, और इस संगठन का जो उद्देश्य है वो है स्वच्छ, स्वस्थ, शिक्षित, समृद्ध, स्वाभिमानी बिहार की कल्पना की है। और इस लक्ष्य को लेकर के ये लोग काम कर रहे हैं, और इस उद्देश्य को पाने के लिए इन्होंने S5 करके एक कैंपेन स्टार्ट किया है। लेकिन आज हमें इस पेज पर इन लोगों ने जिस लिए आमंत्रित किया है वो टॉपिक है कि नारी सुरक्षा बिहार के संदर्भ में और निर्भया केस। तो साथियों मैं अपनी बात स्टार्ट करती हूँ कि नारी सुरक्षा की अगर बात करें, बिहार नहीं पूरे भारत की बात होनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये लोग बिहार में काम करते हैं तो मैं स्पेशली बिहार के कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के और बिहार में क्या महिलाओं की स्थिति है उस पर बात भी करूँगी, उस पर थोड़ा डिटेल में बात करूँगी। लेकिन उससे पहले कि निर्भया केस के संदर्भ में अगर मुझे बात करनी है, तो आप सभी लोगों को पता है कि 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के साथ जब दिल्ली में ये क्राइम हुआ, उससे पहले नो डाउट महिला सुरक्षा पर बात होती थी, लेकिन
इस हद तक जाकर के बात नहीं हुई। इतना बड़ा महिला सुरक्षा को लेकर के कभी कोई आंदोलन नहीं किया गया, और जब ये आंदोलन किया गया तो आनन फानन में सरकार ने जो है बर्मा कमेटी बना दी कि देश के अंदर महिलाओं की जो सुरक्षा है वो कैसे की जाए, और पुलिस रिफॉर्म की आवश्यकता है, तो पुलिस में बहुत ही कमियां हैं हमारे, तो उसमें रिफॉर्म कैसे किया जाए, और हमारी जो जुडिशरी है वहाँ पर रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर कहाँ कहाँ किस एक्ट में संशोधन किया जाए। तो बर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन करीब 1 महीने के अंदर आ गई, और बर्मा कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशंस में बातें कही महिला सुरक्षा को लेकर के, उसमें सबसे पहले आईपीसी में बदलाव की बात की, जो रेप लॉ है उसमें बदलाव की बात की, और अमेंडमेंट किया भी गया उसमें। उसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी बदलाव किया गया। उसके अलावा अगर हम देखें तो कई एक और प्रोसीजर जो लॉ हैं सीआरपीसी में, उसमें भी बदलाव किया गया, और महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाने लगी, और कहा जाने लगा, जो भी एक पूरे देश के अंदर डिबेट चढ़ा कि महिलाओं के भी अपने अधिकार हैं। सुरक्षा से लेकर के तमाम तरीके के जो भी है कैंपेन चलाए जाने लगे। उसी संदर्भ में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। उससे पहले भी महिलाओं के लिए कुछ कुछ छोटे लेवल पे प्रयास होते रहे। अब जब इतने अमेंडमेंट कर दिए गए, संविधान में अलग से महिलाओं के लिए प्रोविजन दिए गए हैं। आर्टिकल जो 15 सबक्लॉज 3 है, जिसमें महिलाओं को स्पेशल प्रोविजंस उनके लिए उनके फेवर में हैं। हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे संविधान में, उसमें लोगों को ये बताया गया कि आपकी ये जिम्मेदारी है, लोगों की ये ड्यूटी है, देश के लोगों की, कि महिलाओं का सम्मान करें और ऐसा माहौल प्रदान करवाएं जिससे वो अनकंफर्टेबल ना हो, सुरक्षित हों। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो निर्भया केस के बाद बहुत सारे ऐसे डिबेट डिस्कशन होते रहे जब भी क्राइम इस तरीके के हुए, लेकिन हम सभी ने देखा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट केस की बात की गई, निर्भया केस भी फास्ट ट्रैक किया गया, लेकिन हम सभी ने देखा कि इतने कानूनों में बदलाव कर दिए गए, टेलीविज़न पे डिबेट्स हो रहे हैं, लोग कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन क्राइम क्यों नहीं रुका। अगर इस पर बात करें तो इसका जीता जागता जो उदाहरण है क्राइम ना रुकने का, एक सीधा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ, निर्भया केस। आखिर जब ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट था तो 7 ईयर क्यों लग गए। मैंने ये बहुत ही प्रयास करके इस केस को, जो कन्विक्टेड थे उनका एग्जीक्यूशन कराया कि आखिर जो प्रोविजंस हैं, जिस तरीके के लॉ हैं, अगर एग्जीक्यूशन का प्रावधान है तो फांसी क्यों नहीं, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं सजा का। तो मेरी ये जो लड़ाई थी वो सिर्फ निर्भया को तो जस्टिस दिलाने की थी कि उनकी इच्छा थी, जिस तरीके से उनको नोचा गया, जिस तरीके से उनको घसीटा गया, मारा गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो उस बेटी के जस्टिस के लिए तो मैं फाइट कर ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ इस सिस्टम से भी लड़ाई लड़ रही थी। जो सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर करता है कि निर्भया केस फास्ट ट्रैक कोर्ट केस इसका ट्रायल होगा, वही सुप्रीम कोर्ट में ये केस 2 साल बाद लिस्ट होता है। तो फास्ट ट्रैक का मतलब क्या था? इसका मतलब ये है साथियों कि जितना भी कानून बना लें, लेकिन उन कानून का अगर उनका लागू नहीं होंगे, वो उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तब तक उन कानूनों का कोई मतलब नहीं है। तो ये जब कानून आपने कितने भी बना करके रख लिए, एक्चुअल में 10-15 साल लग जाएंगे किसी एक केस में किसी व्यक्ति को, अपराधी को सजा दिलाने के लिए, इवन की एफआईआर दर्ज नहीं होती है। ये तो हमने जुडिशियल सिस्टम की बात की कि वहाँ पर केस इतना टाइम तक पेंडिंग रहते हैं कि बेचारा इंसान जो जस्टिस की मांग कर रहा है वो हार जाता है, भागते भागते हार जाता है, पुलिस ठीक से बात नहीं सुनती है। एक हमारे पास मैटर आया ललितपुर उत्तर प्रदेश का, उस केस में मुझे 1 महीना लग गया उन लोगों को अरेस्टिंग कराने की जिन लोगों ने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था, उसको जिंदा जला दिया, और पुलिस उन लोगों के साथ मिल जाती है। तो पुलिस रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। अगर यहाँ की पुलिस व्यवस्था जो है वो ठीक से काम नहीं करेगी, अगर वो प्रेशर डलवा करके मीडिया में चीज़ें आ गई, आपने अगर एफआईआर दर्ज करा ली, उसके बावजूद भी वो चार्जशीट में इतनी वीक चार्जशीट बनाएंगे कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ये प्रूव कर पाना कोर्ट में कि इस विक्टिम के साथ ये अपराध हुआ है, ये लोग इन्वॉल्व थे, ये सारी चीज़ें। ये हमारे भारत की पुलिस का नेचर है।
इसीलिए कन्विक्शन है ही तो नहीं, आप कितना भी बात कर लें, कितना भी डिबेट कर लें। अब हम इसी संदर्भ में बात करें कि जब इतने कानून बने और ये भी बात हुई कि लोगों की मानसिकता बदली जाए, लोग लड़कियों पर क्यों इस तरीके से अत्याचार करते हैं। 2005 में उस मतलब वो तो काफ़ी पहले एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ गया हमारे देश के अंदर, जो है दहेज निषेध अधिनियम भी है, बहुत पोक्सो एक्ट है, लेकिन इन सब का जो रिजल्ट है वो मुझे लगता है 10% भी नहीं दिखता है कि इनका इम्प्लीमेंटेशन हो। अब बात करते हैं हम बिहार की। देखिए, जो निर्भया केस के बाद जिस तरीके के बदलाव हुए हमारे कानून में, तो वो बदलाव सिर्फ पर्टिकुलर एक केस के लिए नहीं हुए थे, उसके बाद आने वाले बहुत सारे केसेस ना हों, और अगर हों भी इस तरीके के क्राइम तो टाइम बाउंड उनमें जस्टिस मिले, पुलिस इस तरीके की नेग्लिजेंसी ना दिखाए, ये सारी काम हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी संदर्भ में बात करें अगर बिहार की, तो हम सब ने देखा कि शेल्टर होम मुजफ्फरपुर जो है, मुजफ्फरपुर में वहाँ पर कितनी सारी बच्चियों को, एक जो वहाँ पर कोई ठाकुर था उसको अब आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, वो एक शेल्टर होम में बच्चियों का रेप करवा रहा था। वहाँ नाबालिग बच्चियाँ थी, बच्चियों की डेथ हो जा रही थी, उनको उनके कंकाल को गड़वा दिया जा रहा था। लेकिन दुख इस बात का है कि उस एक व्यक्ति को तो सज़ा सुनाई गई, लेकिन कौन लोग वहाँ पर आते थे उस शेल्टर होम में उन बच्चियों के साथ जो रेप करते थे, जो इस तरीके से गलत काम करते थे, वो लोग कहाँ हैं? उनको क्यों छुपा लिया गया? और मुझे तो पता चला था मीडिया के थ्रू कि उसमें आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर, जजेस सब इन्वॉल्व थे। तो आखिर जब ये सब सिस्टम ही इन्वॉल्व है क्राइम में और उसी सिस्टम से हमें जस्टिस लेना है, तो वो सिस्टम कैसे जस्टिस देगा एक पीड़ित व्यक्ति को? तो मेरा ये मानना है कि पूरा जो सिस्टम है वो रिफॉर्म मांगता है। एक और मैटर है बिहार में गोपालगंज का, एक बेटी जब नाबालिग होती है, उसका पिता उसके साथ रेप करता है 2 साल तक। जब उस बच्ची को पता चलता है कि ये तो उसके साथ गलत हो रहा है, तो वो डिसाइड करती है कि अपने घर वालों के अगेंस्ट जाएगी, एफआईआर दर्ज कराएगी। तो उसको मारने की कोशिश की जाती है, और जब वो बच्ची को मारने की कोशिश की जाती है, वो घर छोड़ के चली जाती है। तो आप समझिए कि एक बाप अपनी बेटी का रेप कर रहा है, हम कैसा समाज बना रहे हैं। उसके अलावा एक और केस अभी रिसेंटली आया, एक कांस्टेबल है, वो एलिगेशन लगा रही है कि उसका जो एसएचओ है, जो इंस्पेक्टर है, वो उसके साथ गाली गलौज करता है। अब सोचिए कि एक कांस्टेबल लेडी जो पुलिस में काम कर रही है, जिसको कहते हैं कि पुलिस रिफॉर्म का काम करती है, पुलिस सुरक्षा देती है, वो खुद सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब है इस देश के अंदर कोई भी स्त्री, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, मिनिस्टर हो, वो गंदी मानसिकता से, इस समाज की गंदी मानसिकता से उसको जूझना पड़ता है। किसी न किसी तरीके से उसको मॉलेस्टेशन उसका किया जाता है। तो मेरा जो अपना अनुभव है वो ये कहता है कि कानून जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगा, तब तक लोगों के अंदर डर पैदा नहीं होगा। अगर लोगों के अंदर डर है कानून का, तब तो वो अपराध नहीं करेंगे। लेकिन जब कानून का ही डर नहीं है तो वो अपराध करेंगे, और वही हो रहा है। और कानून का जो डर नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही पुअर है, बहुत ही खराब है। अगर हम बिहार की बात करें तो देखिए, आज तो मैं भी बिहार प्रदेश की बहू हूँ, गई हूँ वहाँ पर, मैंने देखा है, लोगों से मिली हूँ मैं। किसी स्टेट में कम ज़्यादा हो सकती है महिलाओं के प्रति मानसिकता खराब, लेकिन पूरे भारत में मानसिकता खराब है। हम किसी एक स्टेट को ये नहीं बोल सकते हैं कि इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम है और अगले जगह नहीं है। ये पूरे भारत के अंदर मानसिकता है। लेकिन जब स्पेशली अगर बिहार की बात करें तो मैंने देखा कि वहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है। गरीबी होने के कारण जो भी लड़कियां हैं, प्रायोरिटी में अगर रखा जाए दोनों को, बेटे और बेटी को, तो लोग अपने बेटे को पढ़ाना पसंद करते हैं, बेटी को नहीं। जब बेटी को वो नहीं पढ़ा रहे हैं और उसके बाद उसकी शादी कर दे रहे हैं, शादी दहेज नहीं दे पा रहे हैं, तो बेटी को मार दिया जा रहा है ससुराल में। तो ये एक बहुत सारे कारण हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी खराब है।
स्वास्थ्य सुविधाएं खराब हैं, चमकी बुखार। मैंने लास्ट ईयर देखा कि कितने सारे बच्चे मर गए। एक मामूली सा फीवर आता है, मामूली सा बुखार आता है, इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है कि उन बच्चों को बचाया जा सके। उसके अलावा एक जो अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो ज़्यादातर बच्चे माइग्रेट होकर के दूसरी जगह पढ़ने को मजबूर हैं, बिहार के बच्चे। लेकिन कोई बात नहीं, देश में अलग जगह पर अगर व्यवस्था है तो वहाँ पर उनको पढ़ने जाना चाहिए। लेकिन समस्या इस बात की है कि आखिर बिहार ने डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? क्या बिहार के पास रिसोर्सेज नहीं थे, या बिल पावर की कमी थी, या गंदी पॉलिटिक्स के तहत बिहार की ये स्थिति आज भी बनी हुई है? तो इन सब पर विचार करने की ज़रूरत है। तो अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें बिहार में, तो शिक्षा किसी भी समाज, किसी भी देश, किसी भी परिवार को आगे बढ़ाने का सबसे स्ट्रॉन्ग माध्यम होता है। लेकिन शिक्षा के साथ साथ अगर जागरूकता नहीं है और वो जागरूकता से अगर मानसिकता नहीं बदली है तो कुछ भी संभव नहीं है। वही हमने देखा है, उत्तर प्रदेश में भी मैं देखा है मुझे, और बिहार में तो थोड़ी स्थिति ज़्यादा ही खराब है। बिहार में मैंने जो भी देखा वहाँ पर मैं गई, महसूस किया मैंने। तो देखिए, मैं तो एज ए एडवोकेट वहाँ पर गई हूँ, लेकिन वहाँ की जो बेटियाँ हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। दिल्ली में भी पढ़ने आई, उनका कहना है कि इतना डिफ़िकल्ट माहौल है वहाँ पर कि रोड पर सरेआम लड़कियों को छेड़खानी होती है। अगर रेप हो जाता है तो कोशिश की जाती है कि दबा दिया जाए। एक किसी जगह का बिहार का मैटर है, मैं उस जगह का नाम भूल रही हूँ, कि एक बेटी जिसके साथ रेप हुआ, उसके जो कुछ 2 लोग सपोर्ट करने आए, तो 164 का जब उसने मजिस्ट्रेट को स्टेटमेंट दिया तो वो बेटी ने ये कहा कि मजिस्ट्रेट साहब, जो आपने मुझे पढ़ के सुनाया वो मैं समझ नहीं पाई, मैं इस पर दस्तखत नहीं करूँगी। तो मजिस्ट्रेट साहब ने उस बच्ची को, उन दोनों व्यक्तियों को जो साथ में आए, उनको जेल में डाल दिया। ये कैसी व्यवस्था है? ये जुडिशियल सिस्टम है हमारा। और ये तो उस बेटी का अधिकार है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई स्टेटमेंट देता है उसको पढ़ के सुनाया जाए। अगर उसको समझ में नहीं आता है तो तब तक उसको आप बाउंड नहीं करते सिग्नेचर के लिए। लेकिन वहाँ पर उसको बाउंड किया जा रहा था। उस लड़की ने जब नहीं सिग्नेचर किया तो उसको जेल में डाल दिया। ये बिहार में हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अब जब चुनाव नज़दीक आने वाले हैं बिहार के, नो डाउट लोग कहते हैं कि हमें पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है। तो मैं साथियों आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप विधानसभा या विधान परिषद या आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ें तभी आप पॉलिटिशियन हैं। एक आम नागरिक अगर सामाजिक मुद्दों की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है और जागरूकता की बात करता है, तो वो भी इस देश की पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहा है। और ये वो बताना चाह रहा है कि नहीं, राजनीति ऐसे होनी चाहिए। देश में अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी समस्या है, रोजगार क्रिएट की गवर्नमेंट करे, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप इन सब पे बात कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। वो अलग बात है कि आप चुनाव में नहीं है, लेकिन आप नैरेटिव बना रहे हैं, आप गवर्नमेंट को अवेयर कर रहे हैं, गवर्नमेंट को बता रहे हैं, अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो भी आज बिहार का युवा सक्षम है, काबिल है, वो जाति से हट करके, जाति धर्म भेदभाव लिंग से हट करके अलग तरीके से अगर वो राजनीतिक बात करेगा, अपनी समस्याओं पे बात करेगा, एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा, अगर वो स्वास्थ्य शिक्षा की बात करेगा तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। लेकिन मैंने देखा है कि पूरे भारत में बिहार की जो पॉलिटिक्स है उसमें जातिवाद बहुत हावी रहता है और मुद्दे सेकेंडरी हो जाते हैं। वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी होता है। लेकिन मेरा युवाओं से ये अनुरोध है कि आप लोग समाज को नई दिशा दे सकते हैं। जाति वहाँ पर गौड़ हो जाती है जहाँ पर आप अपने मुद्दों की पॉलिटिक्स करते हैं और उस व्यक्ति को चुनते हैं जो प्रोग्रेसिव है, जो पॉलिसी मेकिंग अच्छी कर सकता है, तो उस पर आपको लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और इन सारे मुद्दों में मैं कहूँगी हमारे देश के अंदर आज तक महिला सुरक्षा किसी भी पार्टी ने उसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाया और किसी ने ये अपने मैनिफेस्टो में नहीं रखा कि हमारे देश के अंदर जो क्राइम हो रहा है उसमें
जो महिलाओं के प्रति क्राइम है उनके रेशियो में हम इतनी गिरावट लाएंगे, या इवन कि ये तो कोई जिम्मेदारी ले ही नहीं सकता कि हमारे राज्य में जब मेरी सरकार आएगी तो एक भी महिला के प्रति कोई भी क्राइम नहीं होगा, ये हम गारंटी देते हैं। तो जब ये नहीं हो सकता है तो मेरा ये मानना है कि कम से कम गवर्नमेंट ये तो प्रॉमिस करे कि महिलाओं के खिलाफ जो अभी तक क्राइम होते आ रहे हैं उसमें करीब हम 75% की कमी लाएंगे, ये हम प्रॉमिस करते हैं। उसके लिए हम पुलिस स्टेशन स्थापित करेंगे, हर महिला का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट किया जाएगा और महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। और तमाम तरीके के ऐसे प्रोविजंस हो सकते हैं, जैसे दिल्ली में है, यूपी में 100 नंबर, तो वो बिहार में क्यों नहीं चलाया गया? महिला सुरक्षा के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए बिहार सरकार ने, ये सवाल आप लोगों को पूछने हैं अब, और आप ही लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की पॉलिटिक्स बहुत कुछ बदलती है और ये पॉलिटिक्स तभी बहुत कुछ बदलेगी जब आप लोग उस पर दबाव डालेंगे। अगर आप दबाव नहीं डाल पाएंगे तो ये संभव नहीं है कि किसी भी देश की पॉलिटिक्स बदले और वो आपके लिए वो पॉलिसी बनाए, आपकी सुरक्षा के लिए वो पॉलिसी बनाए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो पॉलिसी बनाए। तो इसी संदर्भ में मैं बात करूंगी कि अब तो ये तो हमने बात की कि कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षित है, देखिए साथियों, शिक्षा का मतलब हमारे देश में सिर्फ एक सर्टिफिकेट मान लिया गया कि अंक तालिका आपको मिल गई, आप ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, आपने पीएचडी कर ली। मैं इन सारी डिग्रियों को आपकी जागरूकता का माध्यम नहीं मान सकती। मैं नहीं मान सकती हूँ कि ये डिग्री ले लेने से आपको नौकरी मिल जाएगी, ये डिग्री हासिल कर लेने से आप बहुत ही प्रोग्रेसिव इंसान हो जाएंगे और दुनिया की हर अच्छी बुरी चीज़ और राजनीति की आपको समझ हो जाएगी। ये समझ आप तब तक विकसित नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर जागरूकता नहीं आएगी, और जागरूकता आपके अंदर तभी आएगी जब एक्सपोजर मिलेगा। आप घर से बाहर निकलेंगे, सामाजिक मुद्दों पर बात करेंगे और आप उस पॉलिटिक्स का इनडायरेक्ट वे में हिस्सा बने। डायरेक्ट वे में बनिए, बहुत अच्छी बात है, सबको अधिकार है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में भी आप उसका हिस्सा बने। उसके अलावा अगर बात करें महिला सुरक्षा की, जागरूकता की, तो देखिए कानून, क्राइम जब होता है तब फिर कानून आएगा और कानून उस पर जो भी एफआईआर दर्ज होगी या जो भी कोर्ट में केस चलेगा, और भारत की व्यवस्था में तो बहुत सारा टाइम लगता है, वो एक बाद का प्रोसेस है। लेकिन क्राइम ना हो इसके रोकने के लिए हमने क्या प्रयास किए, इस पर बात होना बहुत आवश्यक है। अगर इस पर बात नहीं होगी तो अगर ये सोच लिया जाए कि पुलिस व्यवस्था है जो वो बदलाव कर देगी या हमारी जुडिशरी बदलाव कर देगी, ये संभव नहीं है देश के अंदर। इसीलिए मेरा अपना मानना है कि समाज में जब जागरूकता आई तो वो जागरूकता सबसे पहले परिवार से शुरू की जाए, कि एक परिवार के अंदर अगर एक बेटा और एक बेटी है तो दोनों को इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाए। बेटी की परवरिश इस तरीके से की जाती है कि उसको सुंदर दिखना है, उसको पतला दिखना है, उसको धीमे बोलना है, उसको तेज आवाज में बात नहीं करनी है, उसको सर झुका के रखना है, क्योंकि उसकी शादी की जानी है। और जब शादी की जाती है तो कहा जाता है कि मेरी जो बेटी है वो गऊ के समान है, गाय जैसी बहुत सीधी है। जो बेटी गाय जैसी सीधी होगी उस बेटी की अगर आप शादी कर देंगे तो जब उसको ससुराल में फांसी के फंदे पे टांगा जाएगा, वो सीधी बेटी क्या कभी उसके खिलाफ आवाज उठा पाएगी? उसके लिए उसको दहेज के लिए टॉर्चर किया जाएगा, वो सीधी बेटी क्या आवाज उठा पाएगी? और उसी बेटी को जिसको आप सीधा कह रहे हैं, जिसको आप अपने परिवार के अंदर बात नहीं करने दे रहे और आप उम्मीद करते हैं कि आपकी बेटी स्कूल कॉलेज या नौकरी करने जाए, पढ़ने जाए, तो आपकी बेटी को अगर कोई छेड़ता है, उसके साथ अपराध करता है, तो वो उसको मार पीट के आ जाए और उसको डांट करके आ जाए, कैसे आएगी? आपने उसको घर में जब बात नहीं करने दिया तो समाज में ये घूमने वाले लफंगे, जो इस तरीके के क्रिमिनल लोग हैं, जो मनचले लोग हैं, जो आपकी बेटी को परेशान कर रहे हैं, उसके साथ रेप करते हैं, अपराध करते हैं, वो बच्ची कैसे लड़ पाएगी उन सबके खिलाफ? क्योंकि आपने परिवार में नहीं बोलने दिया। लेकिन वहीं आपका बेटा जब बाहर उसके साथ कोई लड़ाई करता है तो भले ही वो पिट के आता, लेकिन वो पीट के भी आता, वो शांति से नहीं चला आता, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग जो हुई है, उसकी परवरिश हुई है, वो ऐसी हुई है कि नहीं, उसको एक्सपोजर मिला है, वो क्रिकेट खेलेगा, बाहर जाएगा, इलेक्शन का टाइम आएगा। मैंने देखा है हर नुक्कड़ पे, गांव के नुक्कड़ पे, शहरों के नुक्कड़ पे, कस्बों के नुक्कड़ पर देखते हैं 10-10, 15-15 लड़के खड़े हैं, लोग खड़े हैं, डिबेट हो रही है, पान की दुकान पे डिबेट हो रही है, किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं। ऐसा क्या देश की बेटियां करती हैं?
क्योंकि वो नहीं करती, उनको आपने घर में बैठा रखा है। और फिर कहावत होती है कि नहीं, महिलाओं के मुंह नहीं नंदना चाहिए, इनको तो बात ही करना नहीं आता, इनको देश की इकोनॉमी के बारे में पता नहीं है, इनको देश की पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं है, और इनको तो घर संभालने की जिम्मेदारी आपने दे रखी है उनकी, और उनको मेंटेन करने की ठेकेदारी आपने अपने कंधों पर ले रखी है। इसीलिए महिलाओं के प्रति ये अपराध हो रहे हैं और ये बदलाव नहीं हो पा रहा है। तो ये जो ठेकेदारी आपने अपने महिलाओं को मेंटेन करने की ले रखी है, इसको अपना बोझ भी कम कीजिए और अपनी बहनों को, अपनी पत्नियों को, अपनी दोस्तों को, अपनी माँओं को, सबको बाहर निकालिए। वो समझें, दुनिया को जाने, तभी वो इस दुनिया से लड़ पाएंगी। अन्यथा बहुत ही मुश्किल है लड़ाई कर पाना और अपने आप को वो सुरक्षित कर पाएंगी। मैंने देखा, मैं भी मेरी भी जो परवरिश है वो गांव में हुई। मैंने देखा मेरे फादर काफ़ी प्रोग्रेसिव माइंड के इंसान थे, उनके वजह से आज मुझे लगता है कि मेरा जो भी सोच समझ बन पाई है। या हमारे जो एक टीचर थे जगदीश त्रिपाठी सर, उन्होंने हमेशा मुझ पर भरोसा रखा कि मुझे विश्वास है कि बेटा आप कुछ ना कुछ आगे करोगे समाज देश के लिए। लेकिन परिवार में तो वो चीज़ें हमने भी फेस की हैं कि जब भी कोई व्यक्ति आ रहा है घर के अंदर, 4 लोग आ रहे हैं पिताजी के दोस्त, तो मुझसे कहा जा रहा है कि घर के अंदर जाओ, और घर के जो बेटे हैं वो बाहर वहाँ पर जो राजनीतिक बात चर्चा पर चर्चा हो रही है उसमें भाग ले रहे हैं। अब जब उन बातों को हम नहीं सुनेंगे तो हम कैसे बात कर पाएंगे, ये आपकी बेटियां कैसे बात कर पाएंगी। और फिर आप कहते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में जो है वो महिलाएं 33% क्यों नहीं आ पाई। वो इसीलिए नहीं आ पाई, पार्लियामेंट की बात छोड़िए, आपने अपने घर के अंदर उस बेटी को नहीं बोलने दिया, वो पार्लियामेंट में क्या बोलेगी, वो कोर्ट में क्या आर्गूमेंट करेगी। अगर मैं अपने परिवार में बहस नहीं करती, अगर हम सोसाइटी में जो गंदे लोग, जब मैं स्कूल कॉलेज जाती थी कमेंट करते थे, उनसे फाइट नहीं करती, या जिन लोगों ने हमेशा पीछे खींचने की कोशिश की, चाहे वो रिश्तेदार हों, बहुत लोग हों, अगर उनसे मैं फाइट नहीं करती तो शायद मेरे लिए मुश्किल होता कि मैं निर्भया केस में आकर के उन 4 अपराधियों को फांसी दिलवा पाती। तो आप समझिए कि आप परिवार, दूसरी बेटी को आगे बढ़ता देख करके, चाहे वो कल्पना चावला हो, साहना नेहवाल हो, सानिया मिर्जा हो, या और बहुत सारी बेटियां हों जो आगे आई हैं, तो देखिए उन्होंने स्ट्रगल किया है, उनके किसी के परिवार ने सपोर्ट किया है, कोई अपने दम पर आया है। लेकिन उन सब में एक बात पक्का है कि वो बेटी को मौका दिया गया, उस बेटी ने मौका छीना, उस बेटी ने लड़ाई की, उसने संघर्ष किया तब आई। लेकिन आप तो अपने घर की बेटियों को संघर्ष भी नहीं करने देते हैं। आप सोचते हैं कि हम उनको सुविधाएं दे देंगे, कुछ अच्छी सी शादी कर देंगे अच्छे घर में, और वो अच्छे घर का मतलब ये होता है कि मेरे पास जो डोमेस्टिक वायलेंस के अभी 15 दिन के अंदर 2 केस आए हैं, उन दोनों बेटियों को ससुराल में मार दिया। 3 केस हैं, तीनों बेटियों को मार दिया गया। एक उन्नाव का मैटर है, डायरेक्ट वो बेटी अपनी 2 महीने की बच्ची को दूध पिला रही, उस टाइम उसके हस्बैंड ने उसके सिर में गोली मारी है क्योंकि उसको फॉर्च्यूनर कार चाहिए थी। एक बेटी, उसके परिवार ने, सास ससुर हस्बैंड ने मिलकर के उसका गला दबाया है क्योंकि उनको भी फॉर्च्यूनर कार चाहिए थी। एक बेटी, उसके बेचारे गुरुद्वारा में वो उसका भाई है, नौकरी करता है, उसने बेचारे ने जैसे भी पैसे जोड़ करके बाइक दे दी थी, उस बेटी को भी फांसी लगा करके मार दिया। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब सोचिए कि जो बेटी कमा नहीं रही है उसको फोर्स किया जा रहा है कि वो अपने मायके से पैसे लेकर के आए क्योंकि उन ससुराल वालों को पैसा चाहिए। अब सोचने वाली बात है कि हमने कैसा स्ट्रक्चर बनाया है। अगर ये चीज़ें नहीं होगी, आप अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, जो पैसा आप दहेज में दे रहे हैं, अगर आपने अपनी बेटी को इतना काबिल बना दिया तो शायद न तो वो फांसी के फंदे पर टांगी जाएगी, ना उसको आग लगा के मारा जाएगा, और आपको भी ये खराब नहीं लगेगा कि आपकी बहन, आपकी बेटी इस तरीके से जलाई गई, मारी गई। उसके लिए फिर आप न्याय के लिए लोग जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, लड़ेंगे, फीस देंगे, शादी में पैसा खर्च करेंगे, लेकिन उसकी पढ़ाई पे खर्च नहीं करेंगे। आप अपनी मानसिकता क्यों नहीं बदलते? अगर आप पढ़ाई पर खर्च करेंगे, वो नौकरी करेगी, वो आगे बढ़ेगी, तो ये समाज भी बदलेगा और परिवार भी बदलेगा और आपका परिवार भी प्रोग्रेस करेगा। लेकिन एक बेटी को सिर्फ दहेज दे करके आप समाज की कुरीति को आगे तो बढ़ाते ही हैं, बल्कि उस बेटी को जो आगे बढ़ सकती, कुछ कर सकती, समाज की प्रोग्रेस को भी रोकते हैं। तो जब तक ये काम आप नहीं करेंगे तब तक बहुत मुश्किल है बदलाव हो पाना।
मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे मैटर अभी हरियाणा में तो झज्जर एक जिला है, वहाँ पर सेक्स रेशियो बहुत कम है। करीब 1000 पुरुषों पर 800 महिलाएं हैं। अब ये क्योंकि लोगों का मानना है कि अगर बेटी पैदा होगी तो उसको दहेज देना पड़ेगा, मतलब दहेज उसको देना पड़ेगा। बेटे को आप पूरी प्रॉपर्टी देने को तैयार हैं और बेटी को आप दहेज बिल्कुल मत दीजिए। जो आपकी प्रॉपर्टी है उसमें से एक हिस्सा उस बेटी को दीजिए। मैं बता रही हूँ कि आपकी बेटियां प्रोग्रेस भी करेंगी और दहेज के वजह से उनकी डेथ भी होना कम हो जाएगी। और उन बेटियों को भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी ये सोच करके कि नहीं आपके पिताजी ने आपकी शादी में क्या दिया, बड़ी बहन को क्या दिया, मुझे क्या देंगे और मेरी अच्छे घर में शादी हो रही है। अच्छा बुरा कोई घर नहीं होता है, सिर्फ इंसान के रिश्ते अच्छे होते हैं और रिश्ते हम निर्धारित करते हैं कि वो हमें कैसे लोगों के साथ रिश्ता बनाना है। जो अच्छे इंसान है उनके साथ रिश्ता बनाइए ना। पैसा किस हद तक पैसे की ज़रूरत है, इतना सर्वाइविंग का सवाल नहीं होगा आपकी बेटी के आगे जब आप पढ़ा देंगे और वो नौकरी नहीं करेगी, छोटा मोटा बिजनेस करेगी, वो कमाएगी। लेकिन अगर उसका पार्टनर अच्छा होगा, प्रोग्रेसिव माइंड का होगा, तो कम से कम आपकी बेटी तो जीवित रहेगी। लेकिन समाज की झूठी प्रतिष्ठा के लिए हमें आईएएस अधिकारी लड़का चाहिए, हमें इंजीनियर लड़का चाहिए, ये सारी चीज़ें जो गढ़ी गई हैं। और इसी वजह से ये लोग, मैंने तो सुना है कि बिहार में शायद जो प्रोफेसर है उनका 25 लाख रेट है और जो पीसीएस ऑफिसर उनका 50 लाख 1 करोड़ है और जो आईएएस ऑफिसर उनका 5-6 करोड़ है। मतलब सोचिए कि जानवरों की तरीके से आप अपने आप को बेच रहे हैं। मैं तो जानवर ही मानती हूँ ऐसे लोगों को कि आज इतने लालची लोग हैं ये लोग जो दहेज मांगते हैं कि एक बेटी जो अपना घर परिवार 20-25 साल की उम्र में सब कुछ अपना छोड़ करके तुम्हारे घर में आ रही है और तुम्हारे घर में आ करके तुम चाहते हो कि वो बेटी तुम्हारे परिवार के अनुसार ढल जाए, लेकिन तुम कोई उस बेटी को उस अपनी बेटी की तरह एक्सेप्ट नहीं करोगे। एक परिवार के अंदर बेटी बहू में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, लड़के बहू में अंतर किया जाता है। जहाँ पर आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है वहाँ पर उस बेटी को तुमने खाने में नमक कम कर दिया, तुमने ये कर दिया। ऐसे केसेस कितने सारे आते हैं। और जब वो बेटियाँ दुखी हो जाती हैं, मेंटली टॉर्चर होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती हैं, डॉवरी डिमांड का केस करती हैं, तो कहते हैं कैसे फंसा दिया गया। एक्चुअल में मुझे लगता है कि नो डाउट 5% झूठे केसेस होंगे, लेकिन ये मानसिकता नहीं समाज में बदल रही है कि फंसाया कैसे। जब एक बेटी शादी करके आती है तो उस परिवार में कहा जाता बड़ी बहू के शादी में तो जो सोने की चैन थी वो थोड़ी मोटी मिली थी। इसके ये क्या वो बेटी मेंटली टॉर्चर नहीं हो रही है? और ये उसको अधिकार कानून दे रहा है कि अगर इस तरीके से उसको मेंटली टॉर्चर किया गया दहेज मांगने के लिए तो वो मुकदमा कर सकती है, एफआईआर कर सकती है। तो कहते इतनी सी बात में तुम्हें बर्दाश्त करना नहीं आया। यही तो बर्दाश्त करती आई हैं मेरे देश की बेटियां सदियों से और बलि का बकरा बनती आई हैं। न तो कभी वो प्रॉपर्टी की मालिक बन पाई और वो प्रॉपर्टी जो पुरुषों के नाम पर है उसके वजह से, उनकी दहेज के वजह से हत्या जरूर होती रही है। तो मेरा आप सभी लोगों से ये अनुरोध है कि सोच बदलिए अपने घर की, अपने परिवार की। आपकी जो दोस्त है, आपकी जो माँ है, आपकी जो भाभी है, रिश्ते में कोई भी स्त्री है, अगर वो खुल करके बात रखती है, आगे आती है, कुछ करना चाहती है तो उसका सपोर्ट करिए। चारित्रिक हनन के नाम पर उसको कि उसने कपड़े छोटे पहने हैं, बोलती ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें हैं, इसके नाम पर इस समाज को पीछे ढकेल रहे हैं आप देखिए एक परिवार के अंदर जो बेटी काफ़ी प्रोग्रेसिव माइंड होती है, मैं और किसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आज अपनी बात कर रही हूँ। मेरी सिस्टर 3 बिल्कुल उन्होंने 8th क्लास 9th क्लास तक पढ़ी। मेरे जो ब्रदर हैं वो भी ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। मैंने जो इतना संघर्ष करके जब मैं आगे आई तो जब निर्भया केस डिसाइड हुआ, पेपर में, वहाँ लोकल में भी पेपर में नाम निकल रहा है, मेरे गांव में लोग खुशियाँ मना रहे, परिवार खुशियाँ मना रहा। तो आप सोचिए क्या आपके घर में एक बेटी नहीं होगी सीमा जैसी? उसको सपोर्ट तो करके देखिए ना। आपका परिवार भी अखबार के पन्नों में होगा, आपका समाज, आपका गांव, आपका डिस्ट्रिक्ट भी अखबार के पन्नों में होगा। लेकिन कुछ लोग तो बेटियों को भ्रूण में ही भ्रूण हत्या करवा देते हैं क्योंकि बेटी है इसलिए उसको दहेज देना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि जो परिवार आपका आगे बढ़ सकता था, जो वो बेटी टैलेंट जिसका था, जो इतनी ब्रिलियंट थी वो बच्ची,
उसके टैलेंट को आपने दबा दिया, उसको आगे पढ़ने से रोका, उसकी शादी कर दी ज़बरदस्ती, उसके मर्जी के खिलाफ शादी कर दी, वहाँ उसको मार दिया गया। तो ये सिर्फ आपके परिवार का लॉस नहीं है, ये आपके परिवार के साथ साथ ये समाज का भी लॉस है, ये देश का भी लॉस है। क्योंकि देश की 49% आबादी अगर इस तरीके से डर के साए में रहेगी, सुरक्षित नहीं रहेगी, उसके साथ ऐसे क्राइम होंगे, उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो वो समाज या देश कहाँ से प्रोग्रेस करेगा। और फिर हम कहते हैं कि मेरा भारत जो है 21वीं सदी का भारत, वो प्रोग्रेस करेगा और हम विश्वगुरु बनेंगे। मैं दावे के साथ कहती हूँ, अगर देश की 49% महिलाओं की आबादी को आप मौका नहीं देंगे, उनको सुरक्षित नहीं करेंगे, उनके प्रति मानसिकता नहीं बदलेंगे, ये भारत, हमारा देश कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता। देश की 49% आबादी जो कंट्रीब्यूट कर सकती है इस कंट्री के प्रोग्रेस में, उसको तो आपने, उस पर आप सोचते नहीं है, विचार नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें जब तक हम मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक ये ना तो महिला सुरक्षा संभव है, और अगर महिला सुरक्षा संभव नहीं है तो मेरा भारत कभी भी विश्वगुरु नहीं बन सकता। ये बात मैं दावे के साथ कहती हूँ। दूसरा, मैंने देखा है कि बिहार और झारखंड में एक इतना गंदा प्रचलन है कि किसी स्त्री की पति की डेथ हो गई अगर, और वो रूरल एरिया की है, तो उस, और या कोई भी ऐसी अनहोनी घटना होगी तो पूरा गांव उस लेडी को मिलकर के मारता है, उसके कपड़े उतारता है, उसके मुंह पर कालिक पोतता है और कहता है कि वो तो डायन है। ये डायन क्या होता है? इतनी गंदी प्रथा, ये डायन प्रथा बिहार और झारखंड में बना रखी है। तो मेरा मानना है कि बिहार सरकार से अब बिहार की स्त्रियां आगे आकर के अपने सुरक्षा की गारंटी दिलवाएं, कहें कि आप हमें गारंटी दीजिए, ये डायन प्रथा के लिए स्ट्रॉन्ग कानून बने। जब तक ये कानून स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा डायन प्रथा के लिए, या जो भी दहेज के लिए, या फिर महिला सुरक्षा पर, तब तक ये राज्य भी प्रोग्रेस नहीं करेगा। तो मेरा बिहार के साथियों से, जो भी हमारे यूथ हैं, युवा भाई बहन हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग राजनीति को दिशा दे सकते हैं, दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं अपने मुद्दों की बात करके। एक से एक ब्रिलियंट बच्चा पढ़ा है बिहार में, मैंने देखा इतने मेहनती लोग हैं, हर पूरे भारत में ये लोग अब काम कर रहे हैं। मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि एक जगह, मैं मुखर्जी नगर में जहाँ पर रहती हूँ, वहाँ पर बहुत सारे टीचर्स जो हैं, नंबर ऑफ टीचर्स जो ज़्यादातर हैं वो आईएएस की तैयारी करने वाले बिहार के, सभी मेहनती लोग हैं। जो भी मेहनत करने वाला यूथ है उसको मौका नहीं दिया जा रहा आगे बढ़ने का, क्योंकि उसके लिए आप जॉब क्रिएट नहीं कर रहे, उसके लिए पॉलिसी मेकिंग नहीं है। तो अगेन मैं आप सभी लोगों ने मुझे सुना, और मैं यही कहूँगी कि बिहार का अब चुनाव आने वाला है, तो आप लोग जो वाकई में सामाजिक मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, सामाजिक जागरूकता का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा, इन सब पर उठा करके आप इनको उठा करके गवर्नमेंट को कंपेल कीजिए कि मैनिफेस्टो का इन सारे मुद्दों को हिस्सा बनाएं, तभी ये बदलाव संभव होगा। और आप सभी साथियों ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूं। और अगेन मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि एक प्रयास कल्पतरु का जो ये कैंपेन है, 5S5 करके जो कैंपेन है, उसका आप लोग सपोर्ट करें। और इनका जो भी हमारा आज का व्याख्यान था, जो भी स्पीच था, उसको भी आप लोग शेयर करें। अगेन मैं सुमित प्रकाश जी को आभार व्यक्त करती हूं, और साथ ही साथ उनकी पूरी टीम को मैं आभार व्यक्त करती हूं। धन्यवाद आप सभी साथियों का। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, समाज को जागरूक करिए और अपने कंधों पर एक जागरूक नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाइए। उम्र आपकी कम है तो क्या हुआ, अगर राजनीति में बैठे पहले से जो लोग हैं, जो कहते हैं कि वो अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, तो अनुभवी लोगों से कहिए कि अनुभव के साथ साथ सच्चाई के आधार पर राजनीति हो, ईमानदारी से राजनीति हो, मुद्दों की राजनीति हो, उस पर बात होनी चाहिए। और आज के टाइम में इंटरनेट का ज़माना है, और शॉर्ट टाइम में स्टडी करके कोई भी व्यक्ति 50 साल के अनुभव के बराबर वो चीज़ें गेन कर सकता है। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।